मैं कल फ्लावर रिप्रोडक्शन में फ्लावर का जो मेल पार्ट है जिसको स्टामेन कहते हैं उसके विषय में मैंने कुछ बताया था। आज हम उसके आगे की बात बता रहे हैं। आगे की बात में जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के विषय में प्लस उसमें जो पॉलन ट्यूब का स्ट्रक्चर है वो मैंने बताया था। अब उसके बाद प्रोसेस में आते हैं। तो प्रोसेस में आता है सबसे पहला माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो यह एंथर का एक सबसे पहला और प्रमुख कार्य है। क्या कार्य है? तो इसमें माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फॉर्मेशन ऑफ pollens from the sporogenous cells of pollen tube। यानी पॉलन जो है यही पॉलन फ्लावर का मेल गैमेट कहलाता है। इसी को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं और इसी को मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो पॉलन का क्या क्या नाम हो जाता है? इसी को माइक्रोस्पोर कहते हैं, इसी को मेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है पॉलन ट्यूब में जो एक टिश्यू पाया जाता है उस टिश्यू को कहते हैं स्पोरोजीनस लेयर। इसी में जो सेल पाया जाता है इसी सेल से पॉलन का निर्माण होता है। तो कैसे होता है ये हम लोग थोड़ा सा पढ़ें। तो देखिए, पॉलन ट्यूब में जो सबसे आउटर लेयर होता है इसको कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद इंडोथेसियम लेयर होता है, उसके बाद होता है टैपेटम लेयर। टैपेटम लेयर के बाद तब बहुत सारे पैरेन्काइमेटस सेल का समूह पाया जाता है, ग्रुप पाया जाता है। इसी को स्पोरोजीनस सेल या स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। अब है कि ये सारे सेल आपस में एक दूसरे से पूर्णतः सटे होते हैं। कैसे सटे होते हैं? तो सेल को आपस में सटाने के लिए एक खास प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको कैलोज कहते हैं। प्लस सेल के सेल वॉल के बीच में कुछ कनेक्शन भी पाए जाते हैं। उस कनेक्शन को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो माइक्रोस्पोर यानी पॉलन निर्माण के लिए ये सेल को आपस में अलग होना जरूरी है। तो कैसे अलग होगा? तो टैपेटम के सेल से एक एंजाइम सीक्रेट होता है जो हम पहले बता चुके हैं जिसको हम लोग कहते हैं कैलेज। यह कैलेज एंजाइम क्या करता है? कैलोज को और प्लाज्मोडेस्माटा को ब्रेक कर देता है, जिसके चलते कुछ सेल इससे अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद यह बिल्कुल बड़ा और बिल्कुल गोल हो जाता है। इसको कहा जाता है MMC अर्थात माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको क्या कहेंगे हम लोग? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यह सेल जब स्पोरोजीनस सेल से अलग हो जाता है तब इसका नाम पड़ता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। और सभी माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है। अब यही माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? पॉलन का निर्माण होगा। कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा।
लेते हैं कि यह माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें सीधे मियोसिस सेल डिवीजन हो जाता है। तो मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद आप जानते हैं कि एक मदर सेल में एक मियोसिस होता है, तो टोटल 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और वो चारों डॉटर सेल हैप्लॉइड होता है। तो यहां पर जो डॉटर सेल बनता है और सब के सब हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन ये सभी सेल आपस में सटे ही रह जाते हैं, ये आपस में एक दूसरे से अलग नहीं होता है। इसको कहते हैं हम लोग पोलेन टेट्राड। फिर कुछ दिनों के बाद यह जब मैच्योर होता है तो ये सब सेल अलग हो जाते हैं और अलग होकर के यह किसमें बदल जाता है, पोलेन में विकसित हो जाता है। अब एक पोलेन की संरचना हम लोग देखते हैं, एक पोलेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक पोलेन क्या है, तो एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड होता है। यह बाहर से एक हार्ड स्पाइनस कांटेदार कवरिंग से कवर्ड होता है, जिसको कहते हैं हम लोग एक्जीन। उसके बाद इसके अंदर में एक सॉफ्ट लेयर होता है, एक सॉफ्ट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसको इंटीन कहते हैं। तब इसके अंदर में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, जिसको हम लोग पोलेन न्यूक्लियस कहते हैं। इसके सतह पर कहीं भी एक छोटा सा छिद्र नजर आता है, ओपनिंग नजर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं जर्म पोर। और इसमें जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है थोड़ी मात्रा में, उसको जर्म प्लाज्म कहते हैं। तो अब रही बात कि ये एक्जीन जो है, यह पोलेन का आउटरमोस्ट हार्ड कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, अर्थात यह सुरक्षात्मक आवरण है। और इसका निर्माण आप लोग जानते ही हैं और पहले ही बता चुके हैं, कौन करता है, टेपेटम। टेपेटम के सेल द्वारा इसका निर्माण होता है। और यह एक्जीन किस एक खास केमिकल पदार्थ का बना होता है, एक खास प्रकार के केमिकल सब्सटेंस का बना होता है, जिसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन में क्या क्या पाया जाता है, क्यूटिस और सुबेरिन नामक पदार्थ होता है। ये दोनों मिलकर के स्पोरोपोलेनिन बनाता है। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिस पर वाटर, एसिड, एल्कोहल, बेस, एल्कली, इंजाइम्स, फंगस, बैक्टीरिया, इसका किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह लंबे समय तक कायम रहता है और इसी स्पोरोपोलेनिन से ही फॉसिल का निर्माण होता है, जिसको माइक्रोफॉसिल भी कहते हैं। और ये इंटीन जो होता है, यह भी एक सॉफ्ट लेयर है। यह सेलुलोज प्लस पैक्टिन, ये 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से यह बना होता है। अब यहां एक बात याद रखना है कि प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसको 2 ग्रुप में बांटा गया है, डाइकॉट और मोनोकॉट। तो जो डाइकॉट प्लांट होता है, तो डाइकॉट प्लांट में उसके पॉलेन में कितने जर्मपोर होते हैं, 3 जर्मपोर्स होता है। इसलिए डाइकॉट प्लांट के पॉलेन को कहा जाता है ट्राइकॉल्पेट पॉलेन। और मोनोकॉट प्लांट जो होता है, मोनोकॉट प्लांट के पॉलेन में एक जर्मपोर, सिंगल जर्मपोर होता है। इसीलिए मोनोकॉट प्लांट के पॉलेन को कहा जाता है मोनोकॉल्पेट।
मोनोकॉर्पेट पॉलन। तो इस तरह से आपने देखा कि पॉलन दो प्रकार के हो जाते हैं, और एक्जिन के चलते पॉलन इस प्रकृति में, इस नेचर में बहुत लंबे समय तक यह कायम रहता है और डोर्मेंट स्टेज में रहता है। तो अब पॉलन का कुछ इकोनॉमिक वैल्यू भी होता है। ह्यूमन लाइफ में पॉलन का कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है। पहला है न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो पॉलन में बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन, शुगर्स और अनसैचुरेटेड फैट, विटामिन्स, ये सब पाते हैं। इसको पॉलन से एक्सट्रैक्ट करके टैबलेट या जेल के रूप में तैयार किया जाता है, और इसका यूज बहुत ज्यादा एथलीट्स लोग करते हैं, यानी जो धावक होते हैं उसका यूज करता है, क्योंकि इसको खाने के बाद प्लस भारी मात्रा में एनर्जी प्राप्त होता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट होता है कॉस्मेटिक क्रीम बनाने में, क्योंकि इसमें जो अनसैचुरेटेड फैट होता है, यह अनसैचुरेटेड फैट यूवी रेज को, यानी यूवी रेज के प्रभाव को यह रोकता है। इसीलिए यह हमारे स्किन को सनबर्न से बचाता है। इसलिए सनबर्न स्किन में इसका क्रीम का यूज किया जाता है। इसका हार्मफुल इफेक्ट भी है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसके पॉलन से क्या होता है कि पॉलन एलर्जी होता है, अर्थात यह रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अपना प्रभाव डालता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में को यह प्रभावित करता है और एलर्जी की बीमारी उत्पन्न करता है। एलर्जी क्या है ये तो फिर हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये था फ्लावर के मेल पार्ट का वर्णन। अब हम लोग फ्लावर के फीमेल पार्ट के विषय में भी कुछ पढ़ते हैं। तो देखिए बंधु, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को मुख्यतः कहा जाता है गाइनेशियम। इसके यूनिट को कहा जाता है पिस्टिल, और एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। इसके टॉप पर एक कप जैसा डिप्रेशन गड्ढा पाया जाता है, इसको स्टिग्मा कहते हैं। इससे एक लंबा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर निकला रहता है, इसको स्टाइल कहते हैं। स्टाइल के नीचे एक राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको ओवेरी कहते हैं। ओवेरी के वाल पर कुछ खास प्रकार के कुशन लाइक टिश्यू पाया जाता है। इस टिश्यू को कहा जाता है प्लासेंटा। प्लासेंटा से एक एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्यूनिकिल। इसी फ्यूनिकिल से बीन सीड शेप्ड और किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है, यह कहलाता है ओव्यूल। तो ओवरी में यही ओव्यूल जो होता है, यही इसका फर्टाइल पार्ट होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर। यह ओवरी जो है
इसी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर गायनेशियम के स्टील का। हम लोगों को अलग से एक ओव्यूल के विषय में पढ़ना होगा। पहली बात है कि ओव्यूल जो होता है इसका निर्माण कौन करता है? पैरेन्काइमल सेल ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा के में खास तरह का सेल होता है पैरेन्काइमल सेल, यही बनाता है ओव्यूल को। अब ओव्यूल का हम लोग अलग से फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। VS ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए इसका वर्टिकल सेक्शन देखना पड़ता है। तो हम लोग जब एक ओव्यूल को देखते हैं माइक्रोस्कोप में उसका वर्टिकल सेक्शन, तो क्या क्या पाते हैं? इसमें एक ओवल सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसके एंटीरियर रीजन पर 3 सेल्स पाए जाते हैं, जिसको एंटीपोडल सेल कहते हैं। इसके पोस्टेरियर रीजन पर फिर 3 सेल पाया जाता है, इसको सिनर्जिड कहते हैं। इसके अंदर में एक बड़ा ऐसा राउंडेड हैप्लॉइड सेल होता है, जिसको एग सेल कहते हैं। उसके नीचे एक छोटा ऐसा राउंडेड सेल होता है जो डिप्लॉयड, एक सेल हमेशा हैप्लॉइड होता है और इसको कहते हैं पोलर सेल। पोलर सेल हमेशा डिप्लॉयड होता है। अब एम्ब्रियो सैक के चारों सेल का एक या 2 या कई लेयर घिरे हुए रहते हैं। इट मीन्स द एम्ब्रियो सैक इज सराउंडेड विथ 1, 2 और 3 लेयर ऑफ सेल्स। This cellular layer is called as nucellus. अब देखिए, न्यूसेलस के बाद उसके आउटर सरफेस पर एक डबल हार्ड कवरिंग पाया जाता है। इनर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं इनर इंटेगुमेंट। इसके ऊपर में एक और कवरिंग होता है जिसको कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट एंटीरियर पोल पर एक कॉनिकल आउटग्रोथ बना देता है, जिसको कहते हैं सेलेजा। अब देखिए, आउटर और इनर इंटेगमेंट एम्ब्रियो सैक के पोस्टेरियर रीजन में अलग हो जाता है, वहां पर एक माइन्यूट ओपनिंग बन जाता है, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, यही है फ्यूनिकिल। फ्यूनिकिल के अंदर में एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर सॉफ्ट टिश्यू का पाया जाता है, जिसको कहते हैं रैफे। यही स्ट्रक्चर है एक ओव्यूल का। अब इसी में हम लोग पहले बता दें कि आपने पहले ही कहा है कि ओव्यूल से ही सीड का निर्माण होता है, ठीक है? तो कौन ओव्यूल का कौन सा भाग सीड के किस भाग को बनाता है? तो देखिए भाई, खास करके ये जो इंटेगुमेंट होता है, यह इंटेगुमेंट आगे चलकर सीड पोट बनाएगा। उसके बाद यह जो एग सेल है, यह फर्टिलाइज होने के बाद यह बना देता है सीड का
इम्ब्रियो। और ये जो पोलर सेल है वह फर्टिलाइजेशन के बाद यह बना देता है सीड का एक प्रमुख न्यूट्रिटिव पार्ट जिसको कहते हैं इंडोस्पर्म। तो आपने ओव्यूल के अलग पार्ट से बता दिया कि सीड का कौन सा भाग कौन बनाता है। अब हम लोग को इसके बाद पढ़ना है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर सेल, क्योंकि यही मेगास्पोर सेल से क्या बनता है, इम्ब्रियो सैक बनता है। कैसे बनेगा यही हम लोग को पढ़ना है। तो भाई मेरे, आप लोग जानते हैं माइक्रोपाइल के पास पाया जाता है न्यूसेलस का लेयर। तो ठीक माइक्रोपाइल के पास न्यूसेलस का एक या दो सेल बहुत तेजी से, बहुत फास्टली ग्रो कर जाता है। इसको कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। यह सेल अलग होकर के बिल्कुल बड़ा और राउंडेड हो जाता है और डिप्लॉयड रहता है। इसको कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में डायरेक्ट मियोसिस सेल डिवीजन हो जाता है। फलस्वरूप कॉन्स्टिट्यूएंटली 4 सेल बनते हैं। 4 सेल का एक चेन बनता है। उसमें से आप देख रहे हैं फिगर में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेल, इसका साइज काफी छोटा होता है। इसको कहते हैं डीजेनरेटिव सेल। और लास्ट सेल सबसे बड़ा होता है, फंक्शनल होता है, ये भी हैप्लॉइड है। इसको कहते हैं मेगास्पोर सेल। बाद में क्या होता है, डिजेनरेटिव सेल नष्ट हो जाते हैं, डिजेनरेट कर जाते हैं, सिर्फ मेगास्पोर सेल ही बचा रह जाता है और इसको कह देते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। और यही फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल करके क्या बनाता है, इम्ब्रियो सैक। और इम्ब्रियो सैक को ही कहा जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। ये कैसे बनता है ये देखिए। तो यह मेगास्पोर सेल धीरे धीरे इलोंगेटेड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसका न्यूक्लियस, ओनली न्यूक्लियस 3 टाइम्स माइटोसिस करता है। फलस्वरूप कितना सेल बनेगा, तो टोटल 8 सेल बनेगा। जब न्यूक्लियस में कंटिन्यूअस 3 टाइम्स माइटोसिस होता है तो टोटल 8 सेल्स बनते हैं, 8 सेल्स बनता है। फिर आप देखेंगे कि 3 न्यूक्लियस बनते हैं, 8 न्यूक्लियस बनते हैं, जिसमें से 3 न्यूक्लियस एक पोल पर अरेंज हो जाता है, फिर 3 न्यूक्लियस दूसरे पोल पर अरेंज हो जाता है और 2 न्यूक्लियस बीच में रहता है। तो एंटीरियर पोल पर जो न्यूक्लियस अरेंज हो जाता है यही बन जाता है सिनर्जिट, और पोस्टीरियर पोल पर जो रहता है उसको कहते हैं एग एपरेटस। और बीच में जो 2 सेल रह जाते हैं, 2 न्यूक्लियस रह जाते हैं, हम सेल बोल रहे हैं लेकिन न्यूक्लियस समझिएगा, इसको कह देते हैं पोलर न्यूक्लियस। फिर बाद में सभी न्यूक्लियस सेल में कन्वर्ट हो जाता है और
यह जो है एम्ब्रियो सैक यह मूव कर जाता है, रोटेट कर जाता है। तो एंटीरियर पोल पोस्टीरियर हो जाता है और पोस्टीरियर पोल एंटीरियर हो जाता है। एक एपरेटस से एक सेल अलग होते हैं और वह बन जाता है एक सेल। और दोनों पोलर सेल जो है आपस में फ्यूज कर जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता है। ये हो गया पोलर सेल। तो अब आपने देखा कि टोटल कितना सेल बना, 3 3 6 1 7 सॉरी ये पोलर सेल जो होता है देखिए 3 3 6 1 7 1 8, अब ये 8 सेल है। फिर बाद में ये जो सिनर्जी का है एक सेल समाप्त हो जाता है। तो आपने देखा कि लास्ट में टोटल 7 सेल्स बनते हैं और 8 न्यूक्लियस बनता है। तो जब कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है तो एम्ब्रियो सैक में टोटल 7 सेल और 8 न्यूक्लियस बचा है। ये था मेगास्पोरोजेनेसिस की बात और आज हम यहीं तक बताएंगे, फिर अगले दिन इसका प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। थैंक यू।